हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हीट कैपेसिटी के बारे में देखा, कैलोरी मीटर के बारे में देखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए। फिर हमने चेंज ऑफ स्टेट के बारे में देखा और सारी हीट के बारे में देखा हमें कि क्या होता है फ्यूजन, क्या होता है वेपोराइजेशन, ये सब चीजों के बारे में, जो भी स्टेट चेंज होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पे कि जब भी स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट मेंटेन रहता है। जब भी कोई दो स्टेट चेंज होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड जाएगा या लिक्विड से सॉलिड जाएगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके आज का हमारा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम ट्रिपल पॉइंट के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, लेटेंट हीट के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। यह हमारा कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। इसके पहले हमने 3 पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में। ओके, तो एक बार टॉपिक्स के बारे में देखते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने टेम्परेचर, हीट, आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्मल एक्सपांशन, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, ये सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिया है। और जो एकदम लेटेस्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने हीट कैपेसिटी के बारे में, कैलोरी मीटर के बारे में देखा और क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है कि कोई भी जो हॉटर बॉडी हीट लूज कर रही है, कोल्डर बॉडी वही हीट क्या करेगी, गेन करेगी। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में देखा कि क्या होता है, वहां पे हमारा मेन चीज क्या था कि जब भी स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिपल पॉइंट और लेटेंट हीट के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम पूरा स्टडी करेंगे इसके बारे में और इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि हमने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ लिया है। ओके, तो डिस्कस करते हैं ट्रिपल पॉइंट के बारे में डिटेल में एकदम। मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा इसका। फर्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज। तो कल के वीडियो में हमने ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट देखी, आज हम उसी चीज को ग्राफ से देखेंगे, कैसी हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है उस पॉइंट में, ये सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो जब भी किसी का फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या रहता है, वहां पे कांस्टेंट रहता है। जब आइस मेल्ट होकर पानी बनते रहती है तो वो हीट लेते रहेगी मगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और वाटर जब स्टीम बनते रहता है तो जब तक उसके पूरे मॉलिक्यूल स्टीम नहीं बन जाते तब तक वो हीट लेते रहेगा और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेज चेंज, या हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ऐसे जैसा भी स्टेट चेंज हो रहा है। तो द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ सब्सटेंस कैन बी प्लॉटेड। तो अब हम आज के में क्या देखेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ देखेंगे और उसी ग्राफ में हमें ट्रिपल पॉइंट समझ में आएगा कि कहां पे आता है। तो किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर और उससे क्या प्रेशर से रिलेट करके हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, कैन बी प्लॉटेड, विच इज कॉल्ड फेज डायग्राम। तो जो ग्राफ होता है जिसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम। और उसको हम क्या बोलते हैं, पीटी डायग्राम, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर को हम देख रहे हैं। ओके, द डायग्राम मतलब फेज डायग्राम हम देखेंगे, किसका किसका देखेंगे आज के हमारे लेक्चर में, वाटर और CO2 का फेज डायग्राम देखेंगे कि कैसा होता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो द डायग्राम शोज P और T। P और T मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर प्लेन क्या रहेगा, एक एक्सिस में प्रेशर रहेगा, एक एक्सिस में क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। और ये जो डायग्राम रहता है वो क्या रहता है, 3 रीजन में डिवाइडेड रहता है, विच आर सेपरेटेड बाई। और वो जो रीजन्स रहते हैं, कौन से 3 रीजन रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वो रीजन्स को सेपरेट कौन करती है, लाइंस। कौन कौन सी लाइन सेपरेट करती है, सब्लिमेशन कर्व, ये एक कर्व रहता है या हम लाइन बोले, पीटी डायग्राम में रहता है जो तीनों रीजन्स को सेपरेट करता है, फ्यूजन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व। तो फ्यूजन कर्व हमें समझ में आया क्या था, फ्रीजिंग होता है, फ्यूजन को दूसरे से हम कैसे रिलेट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हम उसको बोलते हैं जहां पे फ्यूजन होता है। तो जो ये 3 कर्व है, सब्लिमेशन, फ्यूजन और वेपोराइजेशन, ये डिवाइड करता है पीटी डायग्राम को, जिसको हम फेज डायग्राम बोलते हैं, 3 अलग अलग हिस्सों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकल चीजों को समझेंगे। तो फर्स्ट हम अपना डायग्राम देखते हैं। पीटी कर्व किसका देखेंगे हम, वाटर का। ओके, तो वाटर का हम देखते हैं। तो यह है हमारा वाटर का कर्व,
पीटी डायग्राम, फेज डायग्राम इसको बोलते हैं। इस डायग्राम में प्रेशर और टेम्परेचर की हम रिलेशनशिप देखेंगे और कैसे कैसे चीजें चेंज होती है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो कर्व कहां से शुरू हो रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नेमिंग हमने बी कर दिया है। यहां से शुरू होगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ओ पॉइंट आता है। ये ओ पॉइंट ही क्या होता है, हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का। इसका मतलब इस पॉइंट में तीनों फेज, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, तीनों फेज क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। इस पॉइंट में तीनों फेज रहते हैं और तीनों फेज थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब तीनों फेज का टेम्परेचर सेम रहेगा इस केस में। ओके, तो फर्स्ट क्या आया हमारा, ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट पे यदि हम वो देखें कि टेम्परेचर कितना रहता है, तो हमारे एक्स एक्सिस में क्या है, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और वाई एक्सिस में हमारा क्या है, प्रेशर है। और किसमें, ये एटीएम में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। दूसरा हम किस तरीके से प्रेशर देखते हैं, बार्स में देखते हैं और न्यूटन पर मीटर या हम पास्कल में देखते हैं। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कि कैसे प्रेशर को हम कन्वर्ट करते हैं। एक एटीएम कितना होगा, 1 × 10⁵ बार के 1 × 10⁵ पास्कल के अप्रोक्सीमेशन में होगा, नहीं तो 101325 क्या होगा, हमारा पास्कल होगा एग्जैक्टली। और पास्कल ही क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो जो ट्रिपल पॉइंट आता है वाटर का, वो कहां पे आता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस में आता है। 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.00 एकदम क्या रहेगा, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट में क्या होता है, ये तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहां पे क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट कहां पे आता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, 0.006 क्या है, एटीएम्स में है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में, वातावरण के प्रेशर के टर्म में। तो 0.006 क्या है, एटीएम्स का प्रेशर रहता है ट्रिपल पॉइंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस में देखें तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, बॉईल होता है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये जो डी पॉइंट है और ई पॉइंट, डी पॉइंट में क्या होगा, वाटर बॉईल होने लग जाएगा। तो डी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्यों इसको बोलते हैं हम, क्योंकि वो नॉर्मल प्रेशर में रहता है। देखिए डी पॉइंट का प्रेशर कितना है, 1 एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। जो वातावरण प्रेशर लगा रहा है ओपन रखा हुआ है, कोई प्रेशर का चेंज नहीं है। तो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो जाता है। तो इस पॉइंट को, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, सेम इसी पॉइंट में यदि हम इधर देखें कम टेम्परेचर में 0.00 डिग्री सेल्सियस में देखें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या होगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा, लिक्विड रहेगा तो सॉलिड बन जाएगा। रीजन देख सकते हैं 3 ठोक आप, सॉलिड रीजन, लिक्विड रीजन और वेपर रीजन। मतलब यदि ये कर्व के इस तरफ कोई भी आया, यदि कोई भी पॉइंट आया, इस तरफ के पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर रहा, तो वाटर क्या रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा, यहां पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और इस तरफ यदि वो कर्व में आता है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ओके, तो जो ई पॉइंट है हमारा, ई पॉइंट क्या होगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर में है। तो डी पॉइंट हुआ, ई पॉइंट हुआ। अब और टेम्परेचर बढ़ेगा, 374 डिग्री सेल्सियस में सी पॉइंट आता है, और ये सी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट कहां पे आ रहा है, लिक्विड वेपर के पास में आ रहा है, सॉलिड से तो बहुत दूर है वो, ऑब्वियस ही बात है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो सॉलिड के आसपास तो हो ही नहीं सकता। तो क्रिटिकल पॉइंट पे हम बता नहीं सकते कि वाटर लिक्विड होगा कि वेपर फॉर्म में होगा। क्रिटिकल पॉइंट पे हम जज नहीं कर सकते, उसके बाद पहले हम जज कर सकते हैं या उसके पहले हम जज कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट में वाटर लिक्विड में होता है कि वेपर में होता है, हम ये नहीं बता सकते। ये जनरली कहां एनालिसिस में यूज होता है, जब हम स्टीम के बारे में पढ़ते हैं, और जितने भी आप पावर प्लांट्स देखे होंगे, तो पावर प्लांट्स में क्या होती है, टरबाइन चलती है, वाटर को भाप बनाते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से जनरेटर चलता है और घर में क्या आती है, बिजली आती है। तो उस जगह के लिए ये सब एनालिसिस क्या रहता है, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना रहता है, 374 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना रहेगा, 218 एटीएम्स, मतलब 218 एटीएम्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, मतलब 218 गुना ज्यादा वातावरण के प्रेशर से। ओके, अब जो 3 रीजन रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, इन तीनों रीजनों को 3 कर्व बांटते हैं। पहला वाला कर्व कौन सा है, बी और ओ को देखें तो ये ब्लू रंग का कर्व है हमारा। ये ब्लू रंग का कर्व क्या बताता है हमें, सब्लिमेशन कर्व बताता है।
और सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी सॉलिड सीधा वेपर में बन जाता है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। क्या होता है एग्जांपल, नेफ्थलीन बॉल्स और कैम्फर। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि सॉलिड सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे हल्का सा भी कुछ भी प्रेशर टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या होगा, सॉलिड सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू कर्व में। तो ब्लू कर्व जो सब्लिमेशन कर्व है वो किन दो चीजों को डिवाइड कर रहा है, सॉलिड और वेपर वाले जो दो फेज है उसको वो डिवाइड कर रहा है। और यदि इस पॉइंट पे इस कर्व में यदि कोई भी पॉइंट आता है तो हम बोलेंगे कि वहां पे कोई भी दो मतलब दो फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड और वेपर फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो बीओ कर्व के बारे में हुआ। अब यदि हम ओ और सी कर्व को देखें जो येलो से मैंने शो किया है, तो वो क्या बताता है, वेपोराइजेशन कर्व बताता है। वेपोराइजेशन कर्व क्या करता है, लिक्विड और वेपर रीजन को क्या करता है, डिवाइड करता है। और यदि इस कर्व में कोई भी पॉइंट आएगा तो हम बोलेंगे कि दोनों फेज क्या है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, और दोनों फेज क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में लिक्विड और वेपर को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से जस्ट वो पूरा लिक्विड क्या होने वाला रहेगा, वेपर में चेंज होने वाला रहेगा। जो आपको ग्रीन रंग का जो ये लाइन दिख रही है या कर्व दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन कर्व। तो जब भी लिक्विड का क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, हम इस तरफ आएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो लिक्विड क्या बन जाएगा, जम के सॉलिड बन जाएगा। और ये कर्व पार किया, ये कर्व में उसका फ्यूजन शुरू हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट चालू हो जाएगा और वो सॉलिड बन जाएगा। ओके, तो ये था हमारा किसका, वाटर का। सब कर्व के बारे में बात कर ली हमने। डी हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ई हमारा क्या है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है वाटर का क्या, पीटी डायग्राम। ये वाला क्या है हमारा पी, और दूसरा वाला हमारा क्या है, टेम्परेचर डायग्राम। एक्स एक्सिस में टी है और वाई एक्सिस में क्या है, हमारा प्रेशर है। तो इसको हम बोलते हैं हम पीटी कर्व, फेज डायग्राम। किसका फेज डायग्राम है, ये हमारा वाटर का फेज डायग्राम। तो हमने सारे कर्व के बारे में देखा, क्या क्या किसका किसका क्या मीन रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं एक और एग्जांपल। क्योंकि हमने वाटर का ट्रिपल पॉइंट देखा, कहां पे आ रहा है वो, 0.01 डिग्री सेल्सियस में रहता है। मतलब कितना, केल्विन में देखेंगे तो 273.16 केल्विन। इसको हम थ्योरी में भी देखेंगे। और कितने प्रेशर में आता है वो, 0.006 एटीएम में। मतलब यदि हम इसको पास्कल में देखें तो 611 मतलब 611 पॉइंट समथिंग कुछ पास्कल रहता है वो। ओके, तो वाटर का हमने ट्रिपल पॉइंट देखा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका ट्रिपल पॉइंट कहां पे आता है, -56.6 डिग्री सेल्सियस में आता है। उस टाइम प्रेशर क्या होना चाहिए, 5.11 एटीएम्स का प्रेशर होना चाहिए, तभी उसका ट्रिपल पॉइंट रीच करेगा वो। मतलब ये कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी तब वो आएगा। नॉर्मली तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रिपल पॉइंट आता है -56.6 और प्रेशर कितना रहेगा, 5.11 एटमॉस्फेरिक। मतलब वातावरण के प्रेशर से 5 गुना ज्यादा और 0.11 और ज्यादा। ओके, अब इसके नीचे का कर्व देखें हम, ब्लू वाला, तो बी से ओ वाला कर्व क्या शो करता है हमें, सब्लिमेशन कर्व शो करता है। मतलब यदि कार्बन डाइऑक्साइड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहा, देखिए यहाँ पे 0.1 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहा कार्बन डाइऑक्साइड, और मतलब क्या, डाई आइस सॉलिड के फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड रहा और यदि हम उसका टेम्परेचर -78.5 डिग्री के आसपास रहा, तो वो सीधा क्या हो जाएगा, सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाएगा। मतलब वो लिक्विड बनने का उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, ना ही बनेगा वो लिक्विड। वो कब बनेगा, जब, ऑब्वियस ही बात है, जब 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हम उसको डील करेंगे तब वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में लिक्विड बनेगा, नहीं तो वो मैक्सिमम सॉलिड में रहेगा और मैक्सिमम वेपर में रहेगा। वातावरण के प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 5 गुना ज्यादा होगा प्रेशर, तब जाके उसके लिक्विड बनने का चांस आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। वरना यदि टेम्परेचर बहुत कम रहा, मतलब -78.5 डिग्री सेल्सियस में रहा, तो वो सॉलिड से सीधा वेपर में बन जाएगा बिना लिक्विड बने। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के यदि हम क्रिटिकल पॉइंट देखें जहां पे हम बता नहीं सकते कि वो लिक्विड में रहेगा कि वेपर में रहेगा, वो आता है 31.1 डिग्री सेल्सियस में। ज्यादा टेम्परेचर में जाता नहीं है, और प्रेशर उस समय कितना होना चाहिए, 73.0 पास्कल्स का, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। मतलब वातावरण एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 73 ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में उसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा। 3 रीजन हम इसके देखें तो सॉलिड जो हमारा कर्व है ओए, वो क्या है हमारा, फ्यूजन कर्व है। वो किन दो रीजन्स को डिवाइड करता है, सॉलिड और लिक्विड रीजन्स को। जो हमारा कर्व है ओसी, वो क्या है हमारा, वेपोराइजेशन कर्व है। कर्व के कोई भी पॉइंट, जितने भी कर्व है उनमें कोई भी यदि हम पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट में उसके बाजू वाले दोनों फेस, सॉलिड लिक्विड, जैसे इस पॉइंट को देखें हम तो सॉलिड लिक्विड दोनों फेस क्या करेंगे, वहां पे कोएग्जिस्ट करेंगे और थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों स्टेट का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ओके, तो इसके तीन रीजन हमारे, ये था हमारा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा पीटी डायग्राम, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम, इसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा वो कहां आया, 56.6 माइनस 56.6 डिग्री सेल्सियस में, और 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या आता है, ट्रिपल पॉइंट आता है उसका। ओके, तो हमने डायग्राम देखा, अब हम थ्योरेटिकल वे से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, द थ्री कर्व्स, तीन कर्व्स कौन कौन से, सब्लिमेशन के, वेपोराइजेशन के, फ्यूजन के। द थ्री कर्व्स रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन विच सॉलिड एंड वेपर फेस, सॉलिड एंड लिक्विड फेस, एंड लिक्विड एंड वेपर फेस कोएग्जिस्ट। तो वो तीन फेज, जो तीन कर्व हमने देखा, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन और फ्यूजन, वो तीनों कर्व क्या शो करते हैं कि जो तीन फेज है हमारे, वो क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। एक कर्व में दो फेज, उसके दोनों तरफ के। फ्यूजन कर्व रहा तो सॉलिड और लिक्विड फेस क्या करेंगे, उस कर्व में कोएग्जिस्ट करेंगे। मतलब उस कर्व में यदि मैं कोई पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर किसी वाटर का हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ, तो दोनों फेस वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ऑल थ्री फेसेस ऑफ द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर, जिस पॉइंट में, जिस टेम्परेचर और जिस प्रेशर में तीनों फेस, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों फेस को एग्जिस्ट करेंगे, मतलब उस जगह पे हम बता नहीं पाएंगे कौन सा क्या है, तीनों फेस वहां पे रहेंगे। ऐसे फेस को हम, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे, जहां पे उस पॉइंट का जो टेम्परेचर और उस प्रेशर में, द टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर जहां पे तीनों फेस को एग्जिस्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि वो कुछ भी हो सकता है, आप नहीं बता सकते वहां पे। लिक्विड मतलब तीनों फेस तो रहेंगे ही रहेंगे, और साइमल्टेनियसली मतलब कुछ भी हो सकता है, आप नहीं बता सकते, इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। तो ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर को हम बोलते हैं जहां तीनों फेस रहेंगे, उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ऑफ द सब्सटेंस, एग्जांपल, यदि हम ट्रिपल पॉइंट देखें किसका, वाटर का, तो वो कहां पे आता है, रिप्रेजेंटेड बाय द टेम्परेचर ऑफ 273.16 केल्विन में। 273.16 केल्विन, एकदम लोएस्ट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। और ट्रिपल पॉइंट कहां पे आता है वाटर का, कितने टेम्परेचर पे आता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस में। तो 0.1 केल्विन बढ़ेगा तो 273.16 केल्विन, 273.15 0 डिग्री सेल्सियस शो करता है। 0.1 बढ़ रहा है तो 0.01 बढ़ रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन का भी 0.01 बढ़ जाएगा, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर देखें तो 611.2 क्या, पास्कल, और पास्कल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। और यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में देखें तो 0.006 एटमॉस्फेयर। कैसे निकाल सकते हैं हम, पास्कल्स की जो वैल्यू है उसको यदि हम एग्जैक्टली डिवाइड कर दें 101.325 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, 0.006 एटीएम आ जाएगा। कैसे, 1.013 बार होता है, और एक बार को हम पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था वाटर का ट्रिपल पॉइंट। कौन से टेम्परेचर पे आता है वो, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन में, और प्रेशर क्या रहेगा, 611.2 पास्कल, या एटमॉस्फेरिक के टर्म में बोले तो 0.006 एटीएम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑन सब्लिमेशन कर्व, कर्व BO कर्व याद रखिए, रिप्रेजेंट्स स्टेट्स इन विच सॉलिड एंड वेपर फेस कोएग्जिस्ट। तो यदि हम पॉइंट देखें सब्लिमेशन कर्व में, जिसका नाम है BO, ओके, फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये देखिए BO कर्व, B और O कर्व में यदि हम कोई पॉइंट ले लें तो ये पॉइंट में क्या होगा, सॉलिड और वेपर, इसके आजू बाजू में कौन से रीजन है, सॉलिड रीजन है और वेपर रीजन है। दोनों रीजन, दोनों जो फेज रहेंगे वो क्या करेंगे, कोएग्जिस्ट करेंगे। इस कर्व में यदि मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कौन सा कर्व है ये, जो ब्लू वाला है वो क्या है, हमारा सब्लिमेशन कर्व है। मतलब यहां पे कुछ भी चेंजेस होता है तो सॉलिड सीधा वेपर बन जाएगा। और वाटर में ये क्या है, बहुत लोएस्ट पॉइंट में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ऊपर वाले पोजीशन पे आ सकता है। फिर नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन वेपोराइजेशन कर्व, यदि हम वेपोराइजेशन कर्व में कोई पॉइंट लेते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, को रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन विच लिक्विड एंड वेपर फेसेस कोएग्जिस्ट। तो यदि हम वेपोराइजेशन कर्व में जो येलो रंग का कर्व था, यदि उसमें हम कोई पॉइंट लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि लिक्विड और वेपर क्या करते हैं, उस पॉइंट में कोएग्जिस्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, दोनों होंगे वहां पे।
और यदि हम फ्यूजन कर्व में, मतलब जो ग्रीन वाला कर्व था हमारा, उसमें यदि कोई कर्व जिसको हम बोलते हैं एओ देखें, तो वहां वो कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स इन विच सॉलिड एंड वेपर फेसेस कोएग्जिस्ट। फ्यूजन कर्व में क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड होगा। फ्यूजन कर्व हमारा कौन सा है? हमारा फ्यूजन कर्व। तो फ्यूजन कर्व में क्या होगा? यदि हम यहां पे देखेंगे तो सॉलिड और लिक्विड क्या करेंगे? दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे, ये दोनों फेस। यदि फ्यूजन कर्व में जिसको हम बोलते हैं ए और ओ, तो सॉलिड और लिक्विड उसके बानों आजू बाजू के दोनों रीजन क्या होते हैं? कोएग्जिस्ट करते हैं। इस पॉइंट में यदि हम देखेंगे तो मतलब यदि इस कर्व में आ गया कोई पॉइंट तो हमारे लिए बताना थोड़ा मुश्किल होगा। कर्व क्रॉस कर दिया तो हमारे लिए डिफाइन हो जाएगा, एकदम डेफिनेट हो जाएगा कि वो क्या लाइन, कौन से फेज में है। ओके, तो ये था ट्रिपल पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अब, लेटेंट हीट। तो हमने इतना फेस चेंज के बारे में बात किया, हमें ये समझ में आया कि फेस चेंज के टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वो हीट लेते रहता है। तो जब फेस चेंज होते रहता है और जो भी हीट एक मैटर लेते रहेगा, उस हीट को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल जो हीट हम देते हैं किसी भी चीज को गर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। जैसे मैं 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वाटर बना रहा हूं, तो जो मैं हीट उसमें दूंगा वो सेंसिबल हीट बोलूंगा। मगर जहां पे भी फेस चेंज हो रहा है, मैं 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर बना रहा हूं, तो वो हीट लेगा और उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं। तो जब भी फेस चेंज होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जो भी ऑब्जेक्ट फेस चेंज होते रहता है, जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो जो हीट लेते रहता है उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। तो अब हम देखते हैं लेटेंट हीट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास, एक प्रकार की क्या है ये? लेटेंट स्पेसिफिक हीट ही बोलते हैं हम इसको। पर यूनिट मास मतलब मास से हम उसको डिवाइड करेंगे, पर यूनिट मास ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेस ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, तो जो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हम ट्रांसफर करेंगे किसी भी मैटर में, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हम ट्रांसफर करेंगे पर यूनिट मास, और उस टाइम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, तो उस टाइम जो हम उसको हीट ट्रांसफर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। जब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और पर यूनिट मास में ऑफ द सब्सटेंस फॉर पर्टिकुलर चेंज, चाहे वो जैसा भी चेंज हो रहा हो। सेकेंड पॉइंट, द लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाई एल। हम कैसे डिनोट करते हैं लेटेंट हीट को? एल से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट को हमने एस से डिनोट कर रहे थे, मेन वाली को हीट कैपेसिटी को कैपिटल एस से, स्पेसिफिक हीट को किससे? हम स्मॉल एस से डिनोट कर रहे थे। तो लेटेंट हीट को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। और इसकी यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर तो सेम रहता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी? जूल्स पर केजी केल्विन या जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। यहां तो टेम्परेचर सेम है, उसकी यूनिट लेने की जरूरत ही नहीं है। तो एसआई यूनिट क्या होगी? जूल्स पर केजी। लेटेंट हीट की एसआई यूनिट होगी जूल्स पर केजी। ओके, द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट इज यूजुअली कोटेड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो वैल्यू होती है लेटेंट हीट की, उसको हम जनरली कोटेड करते हैं, मतलब हम जनरली कब बोलते हैं? जो भी हम वैल्यू देखेंगे वो कब बोलेंगे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बोलेंगे। मतलब एक एटमॉस्फेयर का जो वातावरण हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है 1 atm का, उसमें हम ये सब वैल्यूज देखते हैं। क्योंकि यदि प्रेशर चेंज होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। याद रखिएगा। तो जितनी भी वैल्यू हम अभी देखेंगे लेटेंट हीट की, वो सब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। यदि प्रेशर चेंज हुआ तो सब चीजें चेंज हो सकती है। इसलिए सारी जितनी भी हम कोट करते हैं, जितनी भी वैल्यू हम देखेंगे लेटेंट हीट की, कुछ वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू याद रखनी जरूरी है, वो सब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहती है, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है उसी में। बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी प्रेशर। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। प्रेशर चेंज होगा तो लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब वो फेस चेंज कर रहा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10, अब इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं क्या होगा। 10, इफ ए मास m, यदि कोई मास है किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मास क्या है? m है, ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोस ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर। कोई एक सब्सटेंस है जिसका मास m है और वो उसका फेस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है, कैसा भी उसका फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और उसका मास m है। देन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज गिवन बाय, जो क्वांटिटी ऑफ हीट उसको जरूरी होगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू ml।
प्रीवियसली हमने स्पेसिफिक हीट के केस में कैसा लिख रहे थे, Q इज इक्वल टू, ये क्या है, लेटेंट हीट जब उसको मिल रही है, जब उसका फेस चेंज हो रहा है तब हम हीट ऐसे निकालेंगे, जब भी उसका फेस चेंज हो रहा है। और यदि फेस चेंज नहीं हो रहा है, वो अपने फेज में ही है, लिक्विड ही गर्म हो रहा है, सॉलिड ही गर्म हो रहा है, गैस ही गर्म हो रही है, तो उस केस में हम फॉर्मूला लिखते हैं MS del T। यही लिखते हैं हम। ये S क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। ओके, तो ये नॉर्मल गर्म होने के लिए, मतलब सेंसिबल हीटिंग के लिए। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब फेस चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है, डेल्टा टी हट गया इस फॉर्मूले से, क्योंकि फेस चेंज में तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर सेम बना रहेगा। M वैसी है और S क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, बस वहां पे स्पेसिफिक हीट के बदले क्या आ गया, लेटेंट हीट कैपेसिटी आ गया। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अभी जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे दोनों चीज यूज करेंगे जब किसी चीज का फेस चेंज हो रहा होगा तो। ओके, हीट के फॉर्मूले, ये हीट का फॉर्मूला देता है जब किसी चीज का फेस चेंज हो रहा है। जब कोई भी चीज फेस चेंज कर रही है, हमें उसका मास पता है और हमें उसकी लेटेंट हीट पता है, तो हम ये चीज पता कर सकते हैं कि वो कितनी हीट ले रहा है या कितनी हीट दे रहा है, जो भी जैसा भी ले रहा है या दे रहा है, जो भी जितनी भी हीट दे रहा है, वो चीज को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से लेटेंट हीट की वैल्यू क्या आएगी, लेटेंट हीट L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/M। तो ये फॉर्मूला क्या रहता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मैक्सिमम हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि हीट जब कोई चीज फेस चेंज कर रही है तो कितनी हीट वो ले रही है या दे रही है, तो ये चीज हम यूज करेंगे। Hence, during phase change, मतलब जब उसका स्टेट चेंज हो रहा होगा, the heat required by the substance depend on the mass, मतलब जब किसी चीज का फेस चेंज होते रहता है तो कितनी हीट की उसको जरूरत पड़ेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे, ऑफ द सब्सटेंस, एंड हीट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन Q, और किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी हीट उसको मिल रही है, मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको कितनी हीट लगेगी, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो लेटेंट हीट के बारे में हमने देखा, कैसे निकालेंगे हम, यदि कहीं फेस चेंज हो रहा है वहां की हीट Q इज इक्वल टू ML, और नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MS del T। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट के बारे में, कैसे इसका टाइप आएगा, क्योंकि फेस चेंज दो बार होता है। सबसे पहले यदि हम एग्जांपल ले आइस का, तो आइस क्या होगी, पहले ठंडी होगी, और जैसे मान के चलते हैं हम -12 डिग्री सेल्सियस में आइस को लिए, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो वो आइस क्या होगी, पहले गर्म होगी तो क्या बनेगी, 0 डिग्री आइस बनेगी। फिर 0 डिग्री आइस बनने के बाद वो 0 डिग्री वाटर बनेगी। तो 0 डिग्री आइस बनने के बाद जब 0 डिग्री वाटर बन रही, तब वो लेटेंट हीट लेगी, सेंसिबल हीट, नॉर्मल वाली हीट नहीं लेगी वो, तब वो लेटेंट हीट लेने लग जाएगी जब वो फेस चेंज करने लग जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर तक। उसके बाद वाटर बन गई, अब वो वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और उबलने लग जाएगा। तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो उसके बाद वो क्या होगा, स्टीम में बनना चालू होगा। तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और उसका एक भी मॉलिक्यूल स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हुआ, टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वो कंटिन्यूअसली हीट लेगा, पूरा स्टीम में कन्वर्ट होगा, और उस टाइम वो नॉर्मल हीट नहीं लेगा, उस टाइम वो अपनी क्या लेगा, लेटेंट हीट लेगा। तो इसलिए दो जगह आई, जब एक सॉलिड लिक्विड बन रहा है जैसे आइस वाटर बनेगी, और दूसरा पॉइंट कब आता है, जब वाटर स्टीम बनेगा या कोई लिक्विड गैस बनेगा। तो दो पॉइंट की लेटेंट हीट होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, दो प्रकार की लेटेंट हीट होती है। फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, मतलब ये वाली हीट लेके कोई भी चीज क्या हो जाएगी, जमने लग जाएगी, मतलब गलने लग जाएगी, सही मायने में बोला जाए तो। जैसे आइस है, आइस लेटेंट हीट लेगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। देखते हैं, इट इज दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कौन सा होता है, जमने वाला पॉइंट होता है। इट इज दी लेटेंट हीट फॉर सॉलिड लिक्विड स्टेट। ये कौन सी लेटेंट हीट है, सॉलिड लिक्विड स्टेट की है, मतलब जब आइस गल के वाटर बन रही होगी तब वो ये वाली हीट लेगी, या वाटर जब आइस बन रहा होगा तब वो ये वाली हीट रिलीज करेगा। इसको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और मेल्टिंग होता है, वो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट के लिए होता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंज। इट इज डिनोटेड बाई LF। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कैसे डिनोट करते हैं, LF से डिनोट करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, यदि हल्का सा भी हमारे अंदर डाउट है, उस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स बनाएं, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, LF से डिनोट करते हैं, एंड ऑफन रिफर्ड एज, बहुत बार इसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं बहुत टाइम्स।
इट इज गिवन भाई। कैसे निकाल सकते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? LF क्या होगा? Q/m। फॉर्मूला वही होगा, बस उसकी जरूरत अलग अलग होगी। मतलब एक टाइम वो ज्यादा लेगा, एक टाइम वो कम लेगा, बस ऐसा रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट क्या होती है? जूल्स बाई केल्विन। सारी लेटेंट हीट की SI यूनिट क्या होगी? जूल्स बाई केल्विन और जूल्स बाई केजी, सॉरी। सारी SI यूनिट, सारी लेटेंट हीट की SI यूनिट क्या होगी? जूल्स बाई केजी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? जूल्स पर केजी केल्विन होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में केल्विन ज्यादा आता है नीचे में, इसमें टेम्परेचर सेम रहता है इसलिए केल्विन नहीं आता। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ हमने फ्यूजन देखा और मेल्टिंग देखा। ये कब यूज होगी? सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंज में यूज होगी, याद रखिएगा। जब भी सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हो रहा होगा या लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा, उस केस में हम ये वाली हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को यूज करेंगे। ओके, दूसरा देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये किसके लिए होती है? इट इज ए लेटेंट हीट फॉर लिक्विड गैस स्टेट चेंज। मतलब जब भी कोई लिक्विड गैस बन रहा होगा तो वो ये लेटेंट हीट लेगा, या कोई गैस लिक्विड बन रही होगी तो वो ये लेटेंट हीट रिलीज करेगी। इट इज डिनोटेड बाई LV। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? LV से। और इसको ऑफन रिफर्ड एज, मतलब और हम इसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। मतलब इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि लिक्विड कितना हीट ले रहा है वेपर बनने के लिए, वेपोराइज होने के लिए। इट इज गिवन बाय, कैसे निकाल सकते हैं हम इसको? LV भी क्या होगा? Q/m। फॉर्मूला सेम रहेगा और SI यूनिट क्या होगी? जूल्स पर केजी। इसकी भी SI यूनिट जूल्स पर केजी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो ऑब्वियस ही बात है, जब फेज चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहां पे वो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है ये टेम्परेचर चेंज की, यहां पे ये बात कर रहा है कि यहां पे हम ये देखेंगे कि जरूरत अलग अलग होती है। जब आइस वाटर बनता है तो वो कम, मतलब वो एक अलग प्रकार की, एक अलग वैल्यू की लेटेंट हीट लेता है, और जब लिक्विड गैस बनता है तो वो एक अलग वैल्यू की लेटेंट हीट लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी फेज चेंज हो रहा हो, किसी भी प्रकार का फेज चेंज हो रहा हो, लेटेंट हीट सेम कोई भी लेगा, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग, जैसा भी स्टेट चेंज कर रहा है उस हिसाब से वो लेटेंट हीट लेगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर का स्लोप अलग रहता है, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो यहां पे कोई भी ये नहीं समझेगा कि लेटेंट हीट, जब हम फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, तो कैसे टॉपिक लेगा? ये कोई दूसरा टेम्परेचर का चेंज है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इट इज ऑब्जर्व दैट एज हीट इज एडेड और रिमूव्ड, जब भी हम हीट को ऐड करते हैं और हीट को हम निकालते हैं ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, कि जब स्टेट चेंज हो रहा होगा, सॉलिड लिक्विड बन रहा होगा, लिक्विड गैस बन रहा होगा, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। हेंस the slope of phase line are not all the same। मतलब जो फेज लाइन का स्लोप होता है वो सेम नहीं होता। दिखाऊंगा अभी मैं आपको स्लोप। मतलब ना, जैसी लिक्विड बन रही तो स्लोप हल्का हल्का चेंज होते रहता है, विच इंडिकेट्स दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेरियस स्टेट्स आर नॉट इक्वल। तो जो क्या इंडिकेट करता है कि जो स्पेसिफिक हीट है अलग अलग स्टेट्स की, जो स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट है अलग अलग स्टेट्स की, वो क्या रहती है? इक्वल नहीं रहती है। देखते हैं कैसे, डायग्राम में देखते हैं। तो ये हम डायग्राम देख सकते हैं। यहां पे हम हीट एनर्जी देखेंगे, कितनी हीट एनर्जी लग रही है, और टेम्परेचर कितना, वाई एक्सिस में क्या है हमारा टेम्परेचर है, और एक्स एक्सिस में हीट एनर्जी कितनी हमें लगेगी। ओके, तो देखते हैं स्टार्टिंग में क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस तक वो नॉर्मल जैसा टेम्परेचर चेंज होता है वैसा चेंज होगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा कोई भी चीज, यदि हम वाटर का बोले या किसी भी फेस का बोले, तो वो क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा जब उसका फेस चेंज होने लग जाएगा। वाटर का यदि हम बात कर लें तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा जब तक उसका फेस चेंज होगा। मतलब जब तक पूरी आइस क्या हो जाएगी? पूरी वाटर नहीं बन जाएगी तब तक। तो उस टाइम जो वाटर लेटेंट हीट लेता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 33.33 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर केजी। या हम उसको केल्विन, मतलब कैलोरीज में बोले तो 80 किलो कैल पर केजी। इतनी क्या लेता है? वाटर हीट लेता है जब वो आइस से वाटर बन रहा होता है, मतलब वो हीट लेते रहता है। ओके, तो ये स्लोप जो आप देख सकते हैं ये क्या रहता है? कांस्टेंट नहीं रहता है, यही है फेज लाइन। तो इसका मतलब अब देखिए यहां पे वो
इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी की क्या ले रहा है, आइस हीट ले रहा है वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। वही जब वो 0 डिग्री सेल्सियस में था, अब वही वाटर जब वो 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, जब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया वाटर, तो उसके बाद क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा जब तक वो पूरा उसका मॉलिक्यूल स्टीम नहीं बन जाता। उस टाइम में आप देखिए 22.6 इंटू 10⁵ की जूल्स पर केजी की वो क्या लेगा, हीट लेगा, मगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। या 540 किलो कैल पर केजी की वो क्या लेगा, हीट लेने लग जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोनों फेज में अलग अलग अमाउंट की वो हीट ले रहा है, लेटेंट हीट। तो सेम हीट नहीं ले रहा है फेज चेंज होने के लिए, तो वो उसके फेज, कौन सा फेज चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल बढ़ने लग जाएगा अपना। तो जो जहां जहां पे फेज चेंज हो रहा है वहां पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ग्रीन वाला एरो आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सी लाइन में फेज चेंज हो रहा है। ये वाला कौन सा है, सॉलिड फेज, मतलब सॉलिड क्या आ रहा है, आइस बन रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा, ये क्या है, पूरा सॉलिड फेज है। यहाँ पे पूरा सॉलिड होगा, यहां से वो क्या बनने लग जाएगा, इस जब तक पूरा वो लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो जाता, यहाँ पे वो लिक्विड हो जाएगा पूरा। फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे उसके सारे मॉलिक्यूल जब तक वो स्टीम नहीं हो जाते तब तक वो सेम रहेंगे, फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा होगा। तो ये वाला फेज क्या है हमारा, गैस फेज, लिक्विड फेज, और ये हमारा सॉलिड फेज। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का है। तो आप देख सकते हैं इस कर्व से कि वो दोनों अपने अलग अलग जो फेज चेंज हो रहे हैं उसमें वो जो लेटेंट हीट ले रहा है वो दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इसलिए जो ये स्लोप लाइन है टेम्परेचर की, ये क्या होगी, सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। फेज लाइन या हम स्लोप लाइन बोले, ये क्या होगी, सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। ओके, ये जितना भी चीज हम कर रहे हैं ये सब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, याद रखिएगा। और ये जो दोनों लेटेंट हीट की वैल्यू है ये याद रखना जरूरी रहता है, क्योंकि ये काम आती है बहुत ज्यादा। मैक्सिमम हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें तो गिवन रहेगी रहेगी, मगर यदि आपको याद रहती है ये लेटेंट हीट की वैल्यू तो आपके लिए मोस्ट एकदम बढ़िया रहेगा। मतलब आपको नहीं भी दिया डाटा तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, बट जनरली गिवन रहती है वैल्यू। तो जब आइस वाटर बनती है तो कितनी लेटेंट हीट लेती है, और जब वाटर स्टीम बनता है तो कितनी लेटेंट हीट लेता है, ये उसका वो है। और ये पूरा एनालिसिस हम किस में कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर रहे हैं। मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम ऐसा मान रहे हैं, और प्रेशर चेंज नहीं होगा, वरना यदि प्रेशर चेंज होगा तो ये वैल्यूज पूरी चेंज हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट मींस, तो क्या मतलब है इसका, इट मींस 33.3 इंटू 10⁵ जूल्स की हीट लगेगी, ऑफ हीट इज नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 33.3 इंटू 10⁵ जूल्स की हीट लगेगी यदि मैं 1 kg आइस को मेल्ट करना चाहता हूं, किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस में। मेल्ट तो वो पूरा वाटर बनेगा तो उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, तो वो पूरा 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। और 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स की हीट लगेगी कब, जब मैं नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg वाटर को मैं क्या करना चाहता हूं, स्टीम बनाना चाहता हूं। इतनी मेरे को जूल्स की हीट लगेगी, और वो कहां पे होगा, वो सब होगा 100 डिग्री सेल्सियस में ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा जब फेज चेंज हो रहा है। तो यही कारण है, दिस इज वाई बर्न फ्रॉम स्टीम। यदि यही एक कारण क्या है कि यदि आप भाप से जलते हैं तो वो बहुत खतरनाक होगा उबले गर्म पानी से जलने के अलावा। यदि हम कंपैरिजन में बात करें, यदि आप गर्म पानी से जलते हैं, उबलते पानी से, तो उससे ज्यादा खतरनाक होता है यदि आप किसी भाप से जलते हैं, क्योंकि जो स्टीम होगी ना, स्टीम में 22.6 जो जूल्स है उसकी हीट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। दिस इज वाई बर्न फ्रॉम स्टीम्स आर यूजुअली मोर सीरियस देन दोज फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। जब भी आप भाप से जलते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होता है यदि आप उबलते पानी से कभी जलेंगे तो, बिकॉज जो स्टीम रहती है, जो भाप रहती है, कैरीज 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी की वो ज्यादा हीट रहती है वाटर से, बॉइलिंग वाटर से उसमें ज्यादा हीट रहती है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई रहता है, पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया रहता है। लेटेंट नॉर्मल हीट तो लिया ही लिया है, साथ ही साथ लेटेंट हीट भी अपने अंदर ले लिया है, मोर हीट देन वाटर। ओके, तो ये था क्या, लेटेंट हीट के बारे में, क्या वैल्यूज है उसकी, ये 2 वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो अब जब हमने इतना डिस्कशन कर लिया तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइस ऑफ 0.15 kg, आइस है 0.15 kg की, मास है उसका, एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 0.30 kgs ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो आइस है जो कितने, जिसका मास कितना है 0.15 kg और कितने टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ,
0.30 kg वाटर के साथ, जो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री सेल्सियस में। तो आइस गर्म होगी, वाटर ठंडा होगा, मिक्स करेंगे तो इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में कर रहे हैं। द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर आफ्टर मिक्सिंग इज 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम मिक्स करेंगे दोनों को तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा और वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमने प्रीवियसली कैलोरीमीटर में देखा है कि जब दो चीजें मिक्स होती है तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है उसका कम हो जाता है और जिसका कम रहता है उसका ज्यादा हो जाता है, और दोनों एक कॉमन पॉइंट में आ जाते हैं, मतलब दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 6.7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डिटरमाइन दी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। देखिए हीट ऑफ फ्यूजन बोला मतलब हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग निकालनी है यहाँ पे। इफ स्पेसिफिक हीट SW मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है इस 4186 जूल्स पर केजी केल्विन हमें गिवन है। ओके तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, आइस की लेटेंट हीट निकालनी है, मतलब जब वो आइस फेस चेंज होकर वाटर बन रही है तो कितनी लेटेंट हीट वो ले रही है उस चीज को कैलकुलेट करना है। ओके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एकदम बेस्ट वे में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अपना गिवन डाटा। गिवन वैल्यूज लिखते हैं। हमें क्या दिया है, फर्स्ट मास दिया है किसका, आइस का, तो MI कितना दिया है, आइस का मास 0.15 kg हमें गिवन है। और क्या दिया है, TI ये इनिशियल टेम्परेचर है, किसका इनिशियल टेम्परेचर है, आइस का। और कितना गिवन है आइस का इनिशियल टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके किसके साथ मिक्स हो रहा है ये, वाटर के साथ, तो मास MW मास वाटर का, और वो कितना गिवन है हमें 0.30 kg। ओके और वाटर का भी इनिशियल टेम्परेचर गिवन है TIW मतलब वाटर का, वो कितना गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस। ओके और फाइनल टेम्परेचर दोनों का, फाइनल टेम्परेचर जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या लिखूंगा मैं, TF वाटर स्लैश आइस, दोनों का फाइनल टेम्परेचर रहेगा ये, और ये कितना हो जा रहे हैं 6.7 डिग्री सेल्सियस में आ जा रहे हैं दोनों, जब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। क्या निकालना है हमें, LF निकालना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है हमें इस प्रोसेस में कितनी ले रहा है। और हमें क्या गिवन है, SW गिवन है, स्मॉल s है ये, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो कितनी है 4186 जूल्स पर केजी केल्विन, ये क्या है हमें गिवन है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, कैलोरीमीटर जो हमने प्रिंसिपल देखा है कैलोरीमेट्री का, वो क्या बोलता है कि जितना एक चीज, जितना हॉटर बॉडी हीट लूज करेगी उतनी कोल्डर बॉडी क्या करेगी, हीट गेन करेगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाय आइस। जितना वाटर हीट लूज करेगा उतनी हीट क्या करेगी, आइस गेन करेगी। अब यहां पे जो आइस जो हीट गेन करेगी वो दो हिस्से में करेगी, पहला कुछ हिस्सा वो लेटेंट हीट बना के लेगी और कुछ हिस्सा वो सेंसिबल हीट बना के लेगी। मतलब यहां पे जो आइस जो जितनी भी हीट गेन कर रही है वो दो चीजों का सम होगी, एक उसकी लेटेंट हीट का और एक नॉर्मल हीट का। तो देखिए दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, 6.7 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में आराम से पूरी लेटेंट हीट लेगी, जब आइस पूरा वाटर बन गया तब वो और नॉर्मल हीट लेके गर्म हो जाएगा, कहां तक, 6.7 डिग्री सेल्सियस तक। ओके तो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन से आपको समझ में आएगा। वाटर जितनी हीट लॉस्ट कर रहा है उसका हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, m मास, ठीक है, मास वाटर का, ठीक है, वाटर तो पानी है अभी लिक्विड फॉर्म में, तो MW मतलब मास वाटर का, SW स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की, और डेल टी कि कितना इसका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ओके हीट गेन बाय आइस, अब आइस जो भी हीट वो ले रही है दो हिस्से में लेगी, पहला वो हीट क्या लेगी, मास होगा आइस का, और फर्स्ट हीट वो लेगी अपनी जब वो 0 डिग्री सेल्सियस से जब तक वो पूरा वाटर नहीं बन जाती, LF MI इंटू LF, पहले वो लेटेंट हीट लेगी
जब वो पानी बन गई 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर बन गई, तब वो गर्म होगी 6.7 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब सेंसिबल हीट को हम जोड़ेंगे, ये लेटेंट हीट हो गई, अब सेंसिबल हीट, तो क्या हो जाएगा m आइस का मास, और जब क्या हो गया, मास तो आइस का ही रहेगा क्योंकि उतना ही मास पानी बना है। अब जब वो पानी बन गया तो उस समय उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वाटर वाली ही हो जाएगी। तो यहां पे जब आइस वाटर बन गई तो उसकी स्पेसिफिक हीट यूज होगी, तो SW यहां पे आ जाएगा, वाटर की स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, और डेल्टा T कितना टेम्परेचर वो चेंज हो रही है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। मास वाटर का कितना गिवन है हमें, 0.30 kg, तो 0.30 इंटू वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन है, 4186। ओके, टेम्परेचर चेंज देखेंगे तो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है वाटर का, पहले 50 डिग्री था और 6.7 डिग्री सेल्सियस फाइनली हो जा रहा है। तो बड़े से हमेशा छोटा माइनस करते हैं, तो 50 माइनस 6.7 डिग्री, ओके, इक्वल टू, अब इस तरफ वाला RHS वाली ये टर्म देखते हैं, आइस MI मतलब मास किसका, आइस का, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 0.15 इतने केजी का है, इनटू LF लेटेंट हीट जितनी भी वो ले रही होगी, और यही चीज क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है LF को, प्लस मास किसका आएगा, मास यहां पे फिर हमारा क्या आएगा, आइस का ही आएगा क्योंकि उतना ही आइस पानी बना है, तो वही मास आएगा 0.15 इंटू, और वो इतना मास अब पानी बन गया तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे हम, जो कितनी है 4186 इंटू टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर वो कहां से कहां जा रहा है, 0 डिग्री वाटर से 6.7 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो बड़े से छोटा ही माइनस करते हैं, तो 6.7 डिग्री सेल्सियस माइनस 0, यहां तक जाएगा वो 0 से लेके 6.7 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, पूरी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इस तरफ का पोर्शन को हम पूरा रब कर देते हैं, तो जब हम इधर की पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 54 376.14 आएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने भी एक बार सॉल्व करके देखा है, आप भी करेंगे, आपका इतना ही आएगा 5416। ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम, इक्वल टू आइस का मास वैसे ही रहने देते हैं, लेटेंट हीट वाला इंटू LF था, प्लस अब ये पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4206.93। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ माइनस कर देते हैं और 0.15 को डिवाइड में दे देते हैं, तो 54376.14 माइनस 4206.93 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 0.15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, LF। तो कितनी आ जाएगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस प्रोसेस में जो लग रही है, LF की वैल्यू आएगी हमारी 33465, क्या होगी यूनिट्स, जूल्स बाई केजी। या एक और सेंस में लिखूं मैं, पॉइंट्स में लिखूं तो LF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.34 इंटू 3.34 लिए तो 1 2 3 4 इंटू 4 दो बार 4 आएगा यहां पे, याद रखिएगा, एक और 4 आएगा, 3444465, तो इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी, 3334465 आएगी वैल्यू इसकी, तो कितना आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी क्या आ जाएगी हमारी, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक गन वाला, गन की बुलेट्स का। रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोलता है, लेड बुलेट, एक बुलेट है जो लेड की बनी है, पेनिट्रेट इनटू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट
क्या करती है, वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जाके पेनिट्रेट कर देती है, घुस जाती है, एंड मेल्ट्स, और उसमें घुस के वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इफ हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट इट, उसकी जो आधी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जिस रफ्तार से जा रही है उसकी आधी जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी है उसमें तो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, उसको हीट कर देती है। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, हमें क्या करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बुलेट की। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इज 27 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग का टेम्परेचर बताया है बुलेट का 27 डिग्री सेल्सियस है, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बुलेट इज 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब 327 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, लेड का मेल्टिंग पॉइंट होगा। गिवन दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड इज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या दिया है, मेल्ट होने की उसकी, मतलब जब वो सॉलिड से क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जा रही है, लिक्विड बन जा रही है, उसकी कितनी हीट दिया है वो 2.5 into 10 to the power 4 जूल्स पर केजी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड इज 125 जूल्स पर केजी केल्विन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी है उसकी। तो हमें क्या करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ओके, एक बुलेट है, एक ऑब्जेक्ट में घुस जा रही है, और उसमें घुस के क्या हो जा रही है, वो मेल्ट हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी उसको गलाने में क्या कर दे रही है, यूज कर दे रही है। ओके, और हमें क्या करना है, बुलेट की इनिशियल रफ्तार, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं हम अपनी गिवन वैल्यूज। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, और किसका, बुलेट का, सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूं मैं बी, और वो कितना गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है। ओके, फाइनल टेम्परेचर गिवन है हमें बुलेट का, जितने में वो क्या हो जा रही है, मेल्ट हो जा रही है, 327 डिग्री सेल्सियस। ओके, और लेटेंट हीट क्या दिया है, फ्यूजन दिया है उसकी, बुलेट की बोले या लेड की बोले, कितनी गिवन है उसकी, 2.5 इंटू 10 to the power 4 जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी। ओके, और क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है लेड की, या हम बोले बुलेट की, कुछ भी बोले, एल लिखे बी लिखे, मतलब सेम है। कितनी दिया है, 125 जूल्स पर केजी केल्विन। ओके, हमारा डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये सब चीज दिया है। अब हमें क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी निकालनी है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं, और एक कंडीशन क्या दिया है उसकी, हाफ ऑफ इट्स, जो बुलेट की आधी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ इट्स के, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू हीट अप द बुलेट, हीट अप द बुलेट, आधी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, बुलेट को हीट करने में हो जा रही है। ओके, तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और क्या बोल रहा है, उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, उसको हीट करने के लिए यूज हो जा रही है। ओके, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 1/2 इंटू, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हो जाएगा। ओके, तो कितनी आ जाएगी उसकी, जो हीट जनरेट करेगी बुलेट, वो कितनी हो जाएगी, हीट जनरेटेड अपनी आधी काइनेटिक एनर्जी का वो हीट जनरेट कर रही है, तो जितना हीट वो जनरेट करेगी वो कितना हो जाएगा, 1/2 टू क्या हो जाएगा, 4, तो 1/4 mv स्क्वायर, इतना क्या करेगी बुलेट, हीट जनरेट करेगी अपनी काइनेटिक एनर्जी का आधा। अब जितनी ये हीट जनरेट करेगी, वही हीट क्या करेगी, उस लेड की बुलेट को गला देगी, जितनी ये हीट जनरेट होगी। और जब वो उसको गलाएगी तो क्या करेगी, एक उसका टेम्परेचर कम करेगी, सेंसिबल हीट, और एक क्या करेगी, जब उसको मेल्ट करने लग जाएगी तो वो लेटेंट हीट के फॉर्म में काम करेगी, मतलब दो प्रकार की यहां पे हीट आएगी। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हीट लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी की हीट लॉस्ट हो रही है, यही वाली, वही हीट क्या होगी, हीट गेन्ड
बाई हीट गेन्ड बाई क्या होगा, ये बुलेट। इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई, उतनी वो क्या कर लेगी, अपनी हीट गेन कर लेगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कितनी आ रही है अपनी, 1/4 mv², इतना आ रहा है। और कितनी वो हीट गेन करेगी, तो वो हीट दो हिस्से में गेन करेगी, एक लेटेंट हीट के फॉर्म में और एक नॉर्मल हीट के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। तो कैसे लिखेंगे हम, m मास बुलेट का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बुलेट की, और उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है। ओके, ये एक नॉर्मल फॉर्म में हीट गेन करेगी। दूसरा वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो लेटेंट हीट भी आ जाएगी। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ml, तो मास होगा बुलेट का और l f, जिसमें वो मेल्ट होगी, मतलब सॉलिड से क्या बन जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी, तो उसकी लेटेंट हीट। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू में, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। पुट करते हैं, 1/4 mv² इक्वल टू मास। मास क्या है हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मास को कॉमन निकाल देते हैं, mb, क्योंकि इधर एक्सप्रेशन में मास है, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों के पास mb है, कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बुलेट की डेल टी प्लस उस तरफ क्या बचेगा, लेटेंट हीट, ये एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास। और ये मास जो है दोनों का, दोनों बुलेट का मास है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 v² बचा और उधर पे वो। ओके, तो इधर वाला पोर्शन को हम क्या करते हैं, रब करते हैं। आप नोट तो कभी भी कर सकते हैं पॉज करके। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 v² बस बचा है यहाँ पे, इक्वल टू मास कैंसल आउट हो गया है, स्पेसिफिक हीट डालनी है बुलेट की, जो हमें कितनी गिवन है, 125 ही थी स्पेसिफिक हीट। ओके, बिल्कुल इतनी गिवन है, जूल्स पर केजी केल्विन। और डेल टी, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा हमारा, फाइनल टेम्परेचर कितना था, 327, और इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 27। हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। ओके, और प्लस क्या होगा साथ ही साथ, लेटेंट हीट लेड की, वो भी हमें गिवन है, लेटेंट हीट लेड की कितनी, 2.5 इंटू 10⁴ ये हमें गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इधर का पोर्शन पूरा सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 1/4 v² इक्वल टू, इस तरफ का हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62500। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ओके। अब हम क्या करते हैं, इससे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, और क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 62500 इंटू 4, और स्क्वायर देने के लिए अब हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो कितनी आएगी वेलोसिटी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या होगी, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, नोट कर सकते हैं आप कभी भी पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन था ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट दी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस, जो -12 डिग्री सेल्सियस में है, 3 किलो है आइस का, जो -12 डिग्री सेल्सियस में केप्ट इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में रखी गई है, इज टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 3 kg आइस है -12 डिग्री सेल्सियस में, उसको हमें स्टीम बनाना है 100 डिग्री सेल्सियस में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नॉर्मल प्रेशर में करना है। गिवन हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी दी है, 2100 जूल्स पर केजी केल्विन। ओके, आइस की हीट कैपेसिटी दी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी है, वाटर की दी है 4186 जूल्स पर केजी केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है आइस का 3.35 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया है 2.25 इंटू 10⁶। तो यहां पे एक दो बार फेज चेंज होगा, एक बार आइस क्या होगी 12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में आएगी, तो अपना नॉर्मल हीट लेगी। 0 डिग्री आइस बनने के बाद 0 डिग्री वाटर बनेगी, तब वो लेटेंट हीट लेगी। 0 डिग्री वाटर बनने के बाद 100 डिग्री वाटर बनेगा, तब वो नॉर्मल हीट लेगा। फिर 100 डिग्री वाटर बनने के बाद वो 100 डिग्री स्टीम बनेगा, तब वो लेटेंट हीट लेगा। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपना पूरा गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है और
कैसा कैसा प्रोसेस में जाना है। तो एक चार्ट बना लेते ताकि हमें एकदम आसानी से समझ में आए। क्या क्या गिवन वैल्यूज दिए हमें, मास गिवन है आइस का कितना है 3 kg, ओके। और क्या गिवन है हमें, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, कहां से कहां तक जाना है, कितना है -12 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस की उसको स्टीम बनाना है, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बनाना है। और हमें क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है आइस की, वो कितनी गिवन है हमें 2100 जूल्स पर केजी केल्विन, ओके। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट दी है वाटर की, जब वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तब ये डाटा हम यूज करेंगे, वो कितनी है 4186 जूल्स पर केजी केल्विन, ये हमें गिवन है। और लेटेंट हीट फ्यूजन की हमें गिवन है, जब आइस का स्टेट चेंज होगा तब वो ये हीट यूज करेगी 3.35 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया है 5 जूल्स पर केजी। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनेगा तब वो कितनी लेटेंट हीट लेगा 2.256 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स पर केजी, ओके। तो ये डाटा हमें क्या है पूरा क्वेश्चन में गिवन है। अब हम देखते हैं कैसे स्टेट होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो रहेगा -12 डिग्री सेल्सियस का क्या रहेगा आइस रहेगा। पहले 12 डिग्री सेल्सियस में क्या है आइस है, फिर उसके बाद उसका स्टेट चेंज होगा कहां तक 0 डिग्री सेल्सियस आइस होगा। पहले -12 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगी, ओके। इस केस में वो नॉर्मल हीट लेगी, मतलब नॉर्मल हीट क्या करेगी अपनी, ऑब्वियसली बात है लेगी, मतलब क्या हो रहा है वाटर की तरफ जा रही है, मतलब गर्म हो रही है, तो जो नॉर्मल हीट होगी उसको मैं बोलता हूं सेंसिबल हीट, नॉर्मल हीट, ओके। अब 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस है वो क्या बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगी, सेल्सियस वाटर बन जाएगी। और जब 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री वाटर बनेगी तब वो लेटेंट हीट लेगी LH उस केस में। तो हमें क्या कितनी हीट निकालनी पड़ेगी वो देखते हैं, ओके। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ओके। और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर फिर क्या बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनेगा, स्टीम। यहां तक हमें कितनी हीट लगेगी वो निकालने बोला है। तो कितनी हीट कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, यहां की एक नॉर्मल हीट Q1, यहां की एक हीट Q2, यहां की हीट Q3 और यहां की हीट Q4। ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री वाटर बन रहा है, नॉर्मल हीट लेगा, सेंसिबल हीट बोलता हूं। 100 डिग्री से वाटर से 100 डिग्री स्टीम बनेगा तब वो क्या लेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेगा, यहां पे क्या लेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेगा, ओके। तो हमें 1 2 3 4 हीट निकालनी है, 4 हीट निकालनी है। और टोटल हीट कितनी आइस लेगी बोला है -12 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनने में, ये टोटल हीट हमें निकालनी है। तो ये क्या करेंगे हम 4 हीट को क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, Q1 Q2 Q3 और Q4 को हम नॉर्मली पहले निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे सब चारों को ऐड कर देंगे, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है, ठीक है। नोट आप कभी भी कर सकते हैं, रब करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं Q1, तो फर्स्ट हम निकालते हैं Q1 और वो कितना निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट हम निकालेंगे -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या होगा आइस होगा। -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी आइस, ओके। तो Q1 देखते हैं कितना होगा, कितना होगा Q1, अभी नॉर्मल कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो मास आइस का, स्पेसिफिक हीट किसकी आइस की, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ओके। वैल्यू पुट करते हैं, आइस कितना 3 kg की गिवन है, स्पेसिफिक हीट आइस की हमें कितनी गिवन है 2100 इनटू, अब टेम्परेचर कैसे चेंज होगा,
बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा, तो 0 माइनस और छोटा टेम्परेचर क्या है, -12 है। ये होगा बिल्कुल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q1 हमारा कितना आ जाएगा, Q1 आएगा हमारा 75600 जूल्स आ जाएगा हमारा, क्या Q1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो फर्स्ट हीट हमें पता चल गई कि 75600 जूल्स की वो हीट लेगा 12 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनने के लिए। ओके, सेकंड देखते हैं अब। सेकंड क्या करना है हमें, अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से हमें 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर तक जाना है। ओके, तो अब वो लेटेंट हीट लेगा इस केस में। यहां पे तो वो नॉर्मल हीट ले रहा था, तो मैं उसको एसएच बोलता हूं, सेंसिबल हीट। अब वो लेटेंट हीट लेगा, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, Q2। अब Q2 का फॉर्मूला क्या होगा, आइस का ही मास होगा क्योंकि आइस ही कन्वर्ट हो रही है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहां पे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ओके, आइस का मास कितना है, 3। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 3.35 इंटू 10⁵ गिवन है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, Q2 आ जाएगा। कितनी आएगी Q2 की वैल्यू हमारी, 1005,000 जूल्स, इतनी वैल्यू आएगी Q2 की। 1005,000 जूल्स, इतनी वैल्यू आएगी हमारी किसकी, Q2 की। जब आइस का फेस चेंज होगा वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री वाटर बनेगी आइस। ओके, अब उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, Q3 निकालने का। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर अब किस में जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। कौन सी हीट लेगा, ये नॉर्मल हीट लेगा, तो SH ले लेते हैं, सेंसिबल हीट। ओके, तो Q3 निकालते हैं हम। मास आइस का ही मास होगा, वही आइस ही बन रही है यहां पे, जो उसका मास था वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है, तो MI लिख देता हूं मैं, इनटू। अब स्पेसिफिक हीट किसकी होगी, वाटर की लेंगे अब हम, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में अलग, और डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, बड़े से छोटा, तो 100 माइनस 100 होगा। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। मास कितना है हमारा, मास तो 3 ही रहेगा बिल्कुल। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया है, 4186 दिया है। ओके, टेम्परेचर कितना चेंज होगा, बड़े से छोटा, तो 100 माइनस 0। इस केस में हमारा Q3 कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q3 की वैल्यू आएगी हमारी 1255,800 1255,800 जूल्स। तो इतनी हीट फिर आइस लेगी, इतना हीट अब वाटर लेगा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए। ओके, अब लास्ट फोर्थ स्टेप, जब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनेगा। इस केस में वो कौन सी हीट लेगा, लेटेंट हीट लेगा, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। ओके, तो Q4 निकालेंगे हम। Q4 क्या होगा, मास इंटू लेटेंट हीट, यहां पे कौन सी यूज होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज होगी। मास कितना है, 3। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 2.256 इंटू 10⁶, 2.256 इंटू 10⁶। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा Q4 कितना आएगा, नीचे आपको विजिबल है। ओके, Q4 की वैल्यू आएगी हमारी 676,800 676,800 जूल्स, इतनी वैल्यू आएगी, 676,800। ओके, विजिबल है बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा 4 Q की वैल्यू, ये हमारी 4 हीट आई। ये 4 हीट लेगी -12 डिग्री सेल्सियस आइस 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनने में। अब हम इस चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐड करते हैं चारों चीजों को, नोट तो आप कभी भी कर सकते हैं, रब करते हैं। तो टोटल कितना हीट लगेगा आइस को, तो टोटल हीट Q इक्वल टू कितना होगा, Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
प्लस Q4, यही टोटल हीट होगी। ओके, वैल्यू लिखते हैं। Q1 कितना आया था हमारा 75600, 75600। ओके, Q2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1005000, 1005000 प्लस Q3 कितना आया था हमारा 1255800, 55800 प्लस लास्ट कितनी आई थी जो लेटेंट हीट लग रही थी 6768000, 6768000। ये क्या है, सारी हीट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगी टोटल हीट, सारी हीट को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 91। मैंने भी सॉल्व किया, आप भी सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट एक एक वैल्यू इतनी आएगी 914400 जूल्स। और पॉइंट में लिखें तो कितना हो जाएगा 9.1, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 9.1 इंटू 10⁶ जूल्स। तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब इतनी हीट आइस लेगी जूल्स की। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो अब ऐसे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं एकदम इजीली। थोड़ा सा कुछ स्टेप ज्यादा करने पड़े, बट क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो हीट को हम वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। हम कोई भी वर्क से, किसी भी मैकेनिकल वर्क से हम हीट बना सकते हैं और हीट से हम वर्क बना सकते हैं। ऐसा कन्वर्जन होता है पूरी, मतलब जो भी हमारी कार्स होती हैं, सब चीज होती हैं, उसमें यही कन्वर्जन होता है पूरा। तो देखते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी may also be increased by doing mechanical work on the system। किसी भी बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं जब उसमें हम मैकेनिकल वर्क करें। ये चीज हम एकदम अच्छे से कब समझेंगे, जब हम थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि ओरिजिनली प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम किसी भी बॉडी का हीट बढ़ा सकते हैं मैकेनिकल वर्क करके। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी चीज को पकड़ी एकदम घसने लग जाएगी, गर्म हो जाएगी वो चीज, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा हम कर सकते हैं, वर्क ही तो कर रहे हैं हम उसमें। तो द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, mechanical equivalent of heat gives how many joules of mechanical work is needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट क्या देता है, हमें बताता है कि कितने जूल्स का हमें वर्क डन करना पड़ेगा 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। फिर से, कितने जूल्स का हमें वर्क करना पड़ेगा 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने के लिए। कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, J से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की जूल्स पर कैलोरी के फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। SI यूनिट और CGS यूनिट का दोनों का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रहता है ये जूल्स पर कैलोरी। एंड कैन हैव ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी क्या रहती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहती है। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, दस W इज द वर्क इन जूल्स। W क्या होगा, हमारा वर्क जूल्स में, जो क्या है एक SI यूनिट है। W किसके बराबर होगा, J और H के। J क्या है हमारा यहाँ पे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। H क्या है हमारी हीट, हीट गिवन और टेकन, मतलब हीट दी और ली गई, टेकन आउट इन कैलोरीज, जो किसमें है, CGS यूनिट में। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा इसका, W इज इक्वल टू J H। ये क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा W इज इक्वल टू JH, जहां पे J क्या होगा, हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होगा। मतलब हम वर्क को हीट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम एकदम डिटेल में देखेंगे जब हम अपना इसके बाद वाला जस्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो क्या था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, कि कितना अमाउंट ऑफ हमें वर्क डन चाहिए 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ओके, कितनी अमाउंट ऑफ, हाउ मेनी mechanical equivalent, how many joules of mechanical work needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, आगे वाले जो इसके टॉपिक्स हैं उस चीजों के बारे में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।